एक डेमोक्रेसी है। इंडिया डज नॉट ओ एनीथिंग टू एनी रिलीजन। क्या हमने मदरसे चलाने हैं, गुरुकुल चलाने हैं, मंदिर चलाने हैं? डेमोक्रेसी है ना यार। या सेकुलर स्टेट है, एक्ट एज अ सेकुलर स्टेट। बैन दीज मदरसास। हमें इन मदरसास की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, 2 मिनट के लिए मार्जिन दे देते हैं। अगर इनको मदरसा चलाने हैं ना, मेरे एक सजेशन है, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म करिकुलम लाया जाए। वो करिकुलम गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाए, वही करिकुलम जो है प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाए, और वही करिकुलम जो है मदरसा में भी पढ़ाया जाए। लेकिन वो प्लीज आजाद की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। वो रैशनल किस्म के करिकुलम होना चाहिए, जिसमें जो है वो ये ना बताया जाए कि हमारे औरंगजेब साहब जो थे वो टोपियां सी सी के गुजारा किया करते थे। थोड़ा 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 अब थोड़ा अपनी आने वाली जनरेशन पे रहम करो यार। उनको रैशनैलिटी बताओ, उनको रियलिटी बताओ। यूनिफॉर्म जो है वो करिकुलम लेकर आओ। आपकी आने वाली नस्लें ठीक हो जाएंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। गुराम जी, आई एम डन। ओके, राइट। स्पार्टकस जी, आपने आज हमको एनलाइटन कर दिया यार। अच्छे बोले, आप तो सीधे मदरसों पे ही हमला किया आपने। और मैं भी उधर से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि मदरसा आर द रियल प्रॉब्लम्स यार। मदरसे से ये सब जहर जो है वहां से ही शुरू होता है। पर एक्चुअल आप अगर देखेंगे, मदरसे के साथ बहुत सारी चीजें जुड़े होते हैं, क्योंकि ये मदरसे को पैसे कौन देता है, ये मदरसे को डिफेंड कौन करता है। अगर आज आप एजुकेटेड मुसलमानों के बीच में भी आ जाएंगे और बोलेंगे कि मदरसा सही नहीं है, तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, फिर शाखा क्या कर रहे हैं, ये सीधे आरएसएस पे आ जाते हैं। और यहाँ का जो लिबरल हिंदू है वो भी, उसके सामने भी आप मदरसे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो मदरसे को सपोर्ट कर रहा है और मदरसे को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दैट द मदरसा इज देयर, बट देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम विच इज एंडोर्सिंग दिस वर्ल्ड व्यू। हमको अब तक यही नहीं मालूम है कि जो 20-30% जो मुसलमान जो इंडिया में हैं, उनके बारे में हम हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर डेटा भी नहीं है। और जब हम डेटा बनाने जाते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मतलब सीए वगैरह फिर कितना प्रॉब्लम हो आप ही देख लीजिए। क्योंकि जब तक आपके हाथ में डेटा नहीं है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि मुसलमानों का आप देखिए कि कब ये पानी गर्म होता, कब ये पानी गर्म होने की प्रक्रिया होती है, कब ये आतंकवादी बनते हैं, कौन आतंकवादी बनता है। आप देख लीजिए, आप ये केरल से जो बंदा निकला था, जो अफगानिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो जो बंदा हाँ, था वो केरल का था, केरला केरल का का था था। वो। हाँ हाँ, और ट्रू। कहाँ से, तो मलयालम में ब्रेन वॉश हुआ ना उसका, मलयाली वन जानने वाला। तो अब आप ये सोचिए कि कहाँ से पानी गर्म हो रहा है, किधर से आ रहे हैं ये लोग, नीरज क्या जी, आपकी आइडियोलॉजी है इसके जैसे पीछे है। तो इसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे और इस पे अगर आपका प्रहार नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या सोल्यूशन की बात करें। हमारे पॉलिसीज भी कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में, बिकॉज 25 to 30 डीलिंग विद 20+% मुस्लिम पॉपुलेशन इज अ चैलेंज। इंडिया इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन। हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू, यू नो वी आर ट्राइंग टू रीच मॉरल हाई ग्राउंड विच विल एंड अप इन आवर ओन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम चाइना नहीं बनना चाहते, ठीक है, चाइना मत बनिए आप। अब आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई वेस्टर्न, कोई यूरोपियन कंट्री की तरह बनेंगे। पर भाई उनके पास 20% 30% नहीं है भाई पॉपुलेशन मुसलमानों का। फ्रांस में भी नहीं है। वहां तो 15-16% पे परेशान है वो लोग। तो 5-6%, 2% मुसलमानों से परेशान है वेस्टर्न कंट्रीज। हम तो अच्छे भले 20-25% से डील कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सबका जेनोसाइड कर देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। सबको गोली भी नहीं मार सकते हैं। गुराम जी, ग्राउंड रियलिटीज जो होती है ना, हाँ, वो पॉपुलेशन की मोहताज नहीं होती। मतलब ये मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि आपके पास अगर 25% या 50% भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की आबादी अगर आपके पास है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती। लेकिन उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले किसी दूसरे देश में 7% है,
9% है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। नहीं, क्यों? हम क्योंकि इसलिए तो बाल ग्राउंड बाल बचे एक सर। एक कोराम जी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना, अगर नीरज जी आपकी इजाजत हो तो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी, क्वेश्चंस लेने हैं हमने, 1 घंटा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सर जी रहने दीजिए, आज मुझे अब मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मेरी आखिरी स्ट्रीम है। मैं थोड़े से ये व्यूअर्स के लिए भी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। वो ये कि मेरी एक तो हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ विपश्यना के लिए, मेडिटेशन के लिए। ग्रेट, बहुत अब बढ़िया। ब्रिलियंट सर, बहुत अच्छा सर है सर। सर मैं कभी भी बिलीवर नहीं रहा था विपश्यना का, मेडिटेशन का। लेकिन वो मेरे एज एन एथियस्ट मेरे एक मेंटोर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, योवाल नोआ हरारी, उन्होंने अरे सेपियंस मैंने भी लिखी है। उनसे ही शुरू किया है, मैंने हाँ भी वहीं से हाँ शुरू किया। अरे हाँ बस फिर आपको सेम वो सेम, लेक्चर याद होगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो मैं कभी भी बिलीवर नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि ये मेडिटेशन वगैरह जो है, योगा वगैरह जो है, ये चीजें हैं, इसमें क्या होता है कि दे ट्राई टू हेल्प यू टू फाइंड सम काइंड ऑफ अ पावर विच इज नॉट रैशनल। तो वो कहता है कि यार देखो, मैंने मेडिटेशन की, मैंने इसलिए मेडिटेशन नहीं की कि आई वांटेड टू फाइंड आउट some superstitious kind of a thing. I wanted to observe the reality. And the first day that I went for a meditation, they asked me to, okay, observe your breath in, breath out for 1 minute. And I couldn't observe that for just fucking 10 seconds because my mind, every time when I tried to observe it, it ran away. उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये लेक्चर सुना। लेक्चर सुनने के बाद मैंने ये कोशिश शुरू कर दी। अच्छा भाई, मैंने अब अपने ब्रेथ को जो है वो ऑब्जर्व करना है। सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद मैं जो है वो आंखें बंद करके म्यूजिक लगा के मेडिटेशन वाला वो लगा, वही सेम यही सिचुएशन मेरे साथ हुई। फिर मैंने उसकी और लेक्चर सुने, तो मैंने कहा कि यार भाड़ में जाए कोई गॉड, भाड़ में जाए कोई भगवान, बट मैंने जो है ना, आई नीड टू ऑब्जर्व द रियलिटी। अगर मैं अपने सांस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसको रियलाइज नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या इस्लाम के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या अपने आप के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या रैशनैलिटी की बात कर सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई चैनल। ठीक है, ये चैनल जो है, या जो इस्लाम के रियलिटी है, ये तो सारी लाइफ लॉन्ग बैटल है ना। अगर मैं अपने आप को अपने मेंटली फिजिकली फिट नहीं होऊंगा तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो उसके लिए मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, मेंटली भी और हेल्थली भी। तो आई एम गोइंग फॉर मेडिटेशन। अब कब जाता हूँ कब नहीं जाता, तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दोज, क्योंकि मुझे काफी सारे लोग पहले ही विपश्यना के बारे में बोल रहे थे। लेकिन सबका बैकग्राउंड, क्योंकि मैं भी वही फॉल्स इक्विवेलेंसी करता हूँ कभी कभी, क्योंकि सबका बैकग्राउंड क्या होता था, सनातन या हिंदू होता था। तो मैंने कहा यार, अबे नहीं यार, नहीं यार, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन वो जब मैंने उसको सुना, युवल कहता है कि मैं अगर मेडिटेशन ना करता, मैं एक लफ्ज भी लिखने के काबिल नहीं होता था। 18 साल से वो कर रहा है, और लास्ट टाइम वो जब वो उसने मेडिटेशन की थी, ही वॉज एबल टू मेडिटेट फॉर 60 days। अब वो विपश्यना में क्या होता है, विपश्यना में ये होता है कि आप फोन, आप लैपटॉप, रिलेटिव्स, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने भगवान को सर्च करना है, गॉड को सर्च करना है। ऑल दे आस्क यू इज टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, फाइंड योरसेल्फ, find the reality, get yourself close to the reality. तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड। मैंने ये करना है, शायद 2 दिन में चला जाऊंगा। तो उसके बाद मेरी आखिरी स्ट्रीम है नीरज जी। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 50 मिनट चलती है या 2 घंटे चलती है। आपको नींद आई होगी तो चले जाएगा। नहीं, मैं नहीं, और कोराम आपने जी कहा था रहेंगे। ना 1 घंटा, मैं तो इसलिए कह रहा हाँ, था। तो इसलिए हाँ हाँ हाँ, मैंने इसलिए उसी कहा लिए था कि बोला था। बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई एम स्टिल नॉट आप फीलिंग अपने वेल, बट फूड का भी ध्यान रखिए सर, क्योंकि जब विपासना कर रहे हैं आप, मैं खुद विपासना किया कोराम हूँ, और जी। आई वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय युval नो हरारे। मैंने इसके तीनों बुक्स पढ़ा है। होमोडियस थैंक इज यू अ वेरी गुड बुक। सेपियंस मैंने बाद में पढ़ा, पहले मैं होमोडियस पढ़ा था, विच इज लाइक नॉट अ हिस्ट्री बुक, इट्स मोर लाइक अ स्काई-फाई। ये उसमें तो रिवर्स एआई कर दिया। एल्गोरिथम्स के बारे में मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ सर, जब जॉनर रहता है तो लास्ट से शुरू करता हूँ, पहले से ही मेरी हैबिट है वो।
तो फिर मैं सेपियंस पढ़ा, फिर 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी 21st century, वो भी हाँ पढ़ी। हाँ, हाँ उसकी हाँ 3 किताबें हैं और तीनों किताबें मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा। युval नोआ हैरारी हैज बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी। और विपाशना मैंने भी उसकी तरफ से ही, जो विपाशना की तरफ मैं उसी इसीलिए विपाशना की तरफ हूँ। इसके लिए आपको देखिए, एक तो आपको ध्यान रखिए कि फूड का ध्यान रखिए। मेडिटेशन जब करते हैं तो फूड का जरा ध्यान रखें। और दूसरी चीज है कि इट्स नॉट लाइक अ सुपर मार्केट। डोंट थिंक दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्सपीरियंस तो कुछ हो नहीं रहा है, तो No, ऐसा नहीं होता है। जस्ट I am कीप not ऑन, concerned about that. I'm not concerned about that. कुछ जस्ट नहीं होगा, थिंक कुछ ऑफ नहीं द होगा। ब्रेथ। हाँ, हाँ, कुछ जो नहीं होता, आपने कुछ नहीं फूड की होगा। बात की ना, फूड की बात हाँ, की, फूड मैं पर ध्यान रखिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ। नीरज जी प्लीज मुझे सिर्फ जी 1 मिनट दीजिएगा। जी जी जी। मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ था। एज अ मुस्लिम आई वाज ग्रोन अप। और मुस्लिम घरों में अगर कोई मुस्लिम मुझे सुन रहा है या किसी का मुस्लिम बैकग्राउंड है तो वो ये इस बात से रिलेट करेगा कि मुस्लिम बच्चों को जो पहली हार्ड डाइट दी जाती है ना, वो हड्डी दी जाती है, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो। यस सर। तो सही कि है। हमारे यहाँ एक बिलीव होता है मुस्लिम्स के यहाँ कि अगर हम गोश्त नहीं खाते तो हम कावर्ड होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि हिंदू चूंकि गोश्त नहीं खाते तो वो बुजदिल होते हैं, कावर्ड होते हैं। हम्म। फिर वो 95 1965 की, 71 की, 48 की फेक स्टोरी सुनाई जाती है कि कैसे बुजदिल हिंदू भाग के चले गए, ये हुआ वो हुआ। वो तो बाद में पता चला कि बुजदिल कौन था। तो ये सारी स्टोरीज, कोराम जी मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सीरियसली। दिस पता दिस है वाज सर, अ मैं सुना हूँ, मैं ये सब अच्छा। सुना हूँ सर। और पता नहीं, अब उनको क्या खुद हुआ? नहीं पता है कि यह कैसे रहते। आर्मी बहुत प्रोफेशनल, इंडियन आर्मी बहुत हाँ प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करती है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। इंडियन आर्मी के सेटअप में आप रहोगे तो इनके दिलों में कोई नफरत नहीं है, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। इन लोग कोई ये जमीनें कब्जा करके या वो क्या बोलते हैं, सेरेलेक्स बना के, पैड्स बना के डीएचए पैसे बना नहीं के, बनाते यहाँ पे। ऐसा बना के हाँ, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे नहीं बनाते हैं यहाँ पे। एक जनरल का भी बेटा जो है वो भी स्ट्रगल करता है। वो भी सर जी बेचारे आप को बाहर भी जाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इट्स क्योंकि सर बिकॉज आप माय वाइफ हमारी वर्क्स इन एन आर्मी सेटअप, दैट्स व्हाई आई कैन से। आप हमारी पाक आर्मी पर जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं, आपको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अच्छा एनीवेज, नहीं, मैं ये कहने लगा था, अच्छा। मेरा पॉइंट ये था कि चूंकि डाइट के मामले में एज अ मुस्लिम ग्रोन अप हुआ मैं, तो मीट कंजम्पशन जो है, मेरी मीट, मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम फैमिलीज में ये होता है कि एटलीस्ट 4 to 5 times a डे मीट खिलाया जाता है, वो किसी भी फॉर्म का मीट होता है। अब ये हुआ कि मेरी आदत पड़ गई। अब एथिकल रीजंस, मैंने 2011 में इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन मैं मीट नहीं छोड़ सका। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मतलब अब अगर मैंने 2 दिन मीट नहीं खाया, किसी भी फॉर्म का मीट, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। अब ये लोग मुझे जानते हैं, जिनको, जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। आई लव डॉग्स, आई लव एनिमल्स, लेकिन मेरी अपनी प्रॉब्लम्स थी। अब क्या हुआ कि जनवरी में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए। फैब 15 को मैं उस अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि भाई यू हैव हाई हाई कोलेस्ट्रॉल। मैंने कहा यार हाई कोलेस्ट्रॉल, मेरा तो वैसे ही कांगड़ी पहलवान हूं मैं, मेरा तो वेट ही नहीं है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल कहाँ से हो गया? तो उन्होंने कहा कि यार मीट कितने दिन में, वीक में कितनी दफा खाते हैं? मैंने कहा एटलीस्ट 4 दफा। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई यूरिक एसिड, फैटी लिवर। डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई अगर तुम चाहते हो ना कि तुम 50 साल की उम्र क्रॉस करो। अभी उम्र कितनी है तुम्हारी? मैंने कहा 33। कहता है अगर चाहते हो ना कि 50 साल क्रॉस करो, तो बेटा प्लांट बेस्ड पे शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिरे से। नो लिकर, नो अल्कोहल, नो मीट, एंड नो इवन प्रोटीन विच इज एनिमल बेस्ड। अंडे भी खत्म हो गए। तो मैं एक महीने से ज्यादा हो गया, फैब 15 को जो है मैंने प्लांट बेस्ड शुरू किया। हाँ ठीक है, मुझे अभी हेल्थ इश्यूज हैं, अभी भी हैं, लेकिन मॉरली, फिजिकली और इमोशनली प्लांट बेस्ड पे शिफ्ट होने के बाद जो है वो, जो मैं उनको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी मेरा ये सुन रहा है स्ट्रीम को और वो मीट कंज्यूम करता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 7 डेज के लिए, सिर्फ 7 डेज के लिए प्लांट बेस्ड पे शिफ्ट होके देखिए।
फिर आपको जो सेंसेशंस होंगी, जो फीलिंग्स होंगी, उनका आपके पास ही जवाब होगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है भाई। यहाँ हम्म, पे भी कुछ ऐसी है। आप एक काम करिए, नीरज जी से जो है पंजाबी फूड के बारे में पूछ लीजिए, कैसे बनाना क्या है वो पंजाबी पंजाबी खाने सर बनाएंगे मैं वो खुद वेजिटेरियन। पंजाबी हूँ। हाँ तो नहीं नहीं, नीरज सर क्या यहाँ के पूछना। इंडियन पंजाबी जी, इंडियन पंजाबी, वो आलू के पराठे, आलू के हम्म, पराठे मेरे से दाल अच्छे कौन वेरी मखनी। बनाएगा। सर मैं वेरी किसी भी बड़े शेफ को कंपटीशन दे सकता हूँ आलू के पराठे बनाने में। अच्छा। और मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती, मैं सच बता दूं तो। अरे बाप रे। हम्म, अ, नीरज जी, जी। एक टॉपिक अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवर करना चाह रहा था। हम्म, हमारे अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देखें तो वायलेंस में अब वैसे तो इस्लाम के जो है वो 73 फिरके हैं, 74 हैं बल्कि। अम, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वायलेंस में दो फिरके इन्वॉल्व रहे हैं। एक शिया था और दूसरा देवबंदी। और अगर सब कॉन्टिनेंट की तरफ देखें तो ये दोनों फिरके ऐसे थे जो वेस्ट की तरफ बॉर्डर के साथ थे। अगर आप कोयटा की साइड पे तरह चले जाएं तो वो ईरान के साथ बॉर्डर लगता था, उसमें शिया ज्यादा इन्वॉल्व थे। अगर आप केपी के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लगे चले जाएं तो उसमें देवबंदी वगैरह जो थे, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगते थे, वो ज्यादा इन्वॉल्व थे। बरेलवी एक ऐसा तबका रहा है पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में जो पीसफुल रहा है, हम्म, जिसको हमेशा से कोई फिक्र नहीं रही कि यार शिया क्या कर रहा है, देवबंदी क्या कर रहा है। मेरा एक स्टांस रहा है आपके चैनल पर भी, और आपने, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरे उस स्टांस के साथ एग्री किया है। वो स्टांस मेरा ये था कि बिसाइड्स द सेक्ट, as long as there is an Islam in you, there is no such thing as moderate Muslim. ये काउंटर हम्म, प्रोडक्टिव एलिमेंट है। नीरज जी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे नहीं पता कि अब आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, बट आपने, मेरी पता नहीं किसके साथ स्ट्रीम हो रही थी जहां पर आप और मैं बैठे हुए थे, तो आपने ये कहा था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव एलिमेंट है। उसकी कालिदास एक कालिदास ही बैठे साल, थे। मुझे नहीं मालूम किसके हम्म, साथ थे, बट हमने हमने ये बात बोली थी। और उसकी एक रीसेंट एग्जांपल पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान 60 to 70%, मेरा अपना एक पर्सनल फिगर है, वो एक ब्रेलवी इस्लाम को फॉलो करता है। और पाकिस्तान में ये तबका हमेशा से पीसफुल रहा है। इन्होंने हमेशा से दे वर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लेकिन मैं जब जिस स्टांस जो मेरा था ना कि यार कोई बरेलवी हो, सुन्नी हो, शिया हो, एज लॉन्ग एज दे आर मुस्लिम, ये सारे के सारे जो है वो चलते फिरते बॉम्ब है। इन सब की पिन अलग अलग जगह पर होती है, वो पिन खींचने की जरूरत होती है। और मेरी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है पिछले 2 हफ्ते से जो इवेंट हुए हैं पाकिस्तान में। मैं वो पाकिस्तान के इवेंट का यहाँ पर इंडियन व्यूअर्स के साथ जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। मैं उस दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। जरूरी क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान या भाड़ में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन वही बरेलवी तबका इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में रहता है। वही बरेलवी तबका एक मॉडरेट मुस्लिम के तौर पर अपने आप को सामने लेकर आता है। और उसके ट्रैप में मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में मतलब मेरे साथ सोशल मीडिया से कुछ 10-15 लोग जुड़े हैं, और उन 10-15 में से एटलीस्ट 80% ऐसे लोग हैं जो बेसिकली एक बरेलवी तबका ख्याल जो है, जो विजन ऑफ इस्लाम है, उससे इंस्पायर्ड है। ओ हो, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ते, ये तो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अहले किताब से निकाह जायज है, ये वो। नीरज सर, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम्म, मॉडर्न मुस्लिम की जितना भी वर्जन है, जितना भी फेस है, वो बरेलवी से हमें नजर आता है। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं
कि इस्लाम जो बुनियादी तौर पे जो चीज हमें सिखाता है, किसी भी फिरके से हटकर, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, परवेजी हो, अहमदी हो, किसी भी फिरके से आपका ताल्लुक है, और वो ये है कि रियासत यानी स्टेट का कानून कानून नहीं है व्हेन इट कम्स टू इस्लाम। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखिए हमने पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ सिविल वॉर राइट नाउ। पाकिस्तान में 70 साल से बरेलवी तबका ऐसा था, पीसफुल था, लेकिन फ्रांस में कार्टून शुरू हुए, सारा मामला हुआ, आर्मी ने जो है वो इनको ऑर्गेनाइज किया, बरेलवियों को। आज इस वक्त तक सिचुएशन ये हो गई हुई है पाकिस्तान में, पता नहीं आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पुलिस वाले मार रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं। एनीवन हु इज अपोजिंग बरेलवी, एनीवन हु इज अपोजिंग दैट बरेलवी लीडर, वो वो उनकी नजर में काफिर है, मार दो। ये चीज इंडियंस को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का जो लॉ है, आप एक सर्वे करके देख लें, 100 मुसलमानों से पूछें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम, आपको 80% से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे इस्लाम। उनकी नजर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं जब ये कहता हूं कि ये मदरसे बंद होने चाहिए, ये मस्जिदें स्पार्टकस बंद भाई, होनी चाहिए, प्लीज हाँ कंटिन्यू। स्पार्टकस भाई, एक मैं जरा इंटरवेंशन करूंगा। आप जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा और न्यूआंसेस है इसमें, कि मुसलमान ये नहीं बोलेंगे, यही भी नहीं बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम में, दिल में तो उनके इस्लाम रहेगा, और ये मुनाफिकत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बोल के। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, एनीथिंग that कुरान जी counters Quran in the मुनाफिकत करने constitution. No, वाले no, no. Let me हैं ना let me 10% explain, sir. लोग। No, no, no. I'll explain you the entire thing, how things work here. कि constitution में से वही चीज उठाएंगे जो कुरान के फेवर में है, और वो चीज इग्नोर कर देंगे जो कुरान और इस्लाम के फेवर में नहीं है। और ये क्लासिक एग्जांपल हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के, ओवैसी साहब, वो बहुत गीत गाता है सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमेशा हवाला देते रहता है। मतलब कुरान के बाद कोई चीज को मानता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। ये ओवैसी अक्सर न्यूज चैनल में आप कभी देखिए, हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रट लगाता, और जहाँ अहमदियों की बात आई कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए। तो ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एनीथिंग दैट कॉन्ट्रोडिक्ट्स कुरान, तो गया भाड़ में कॉन्स्टिट्यूशन, गया भाड़ में हिंदुस्तान, गया भाड़ में इनका नेशनलिज्म। तो थोड़ा सा न्यूआंस है, बाकी सब आप सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी कोई मेरा बात भी यही गलत है पॉइंट कि 80% थैंक है। यू फॉर पर ये एलैबोरेटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, आप जो बोल रहे हैं कि जो अगर सर्वे करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे, कुरान भी बोलेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन कुरान दोनों को मानते बोलेंगे, but somehow Quran will supersede Constitution. If anything in Constitution that counters with Quran and Hadith or Islam, they will leave that aside. So you have to understand this part. हम सर हिंदुस्तान में इंडिया मुसलमानों में रहते हैं की भाई। खासियत है, बिल्कुल ठीक बात है। सर इंडिया को अगर एक ट्रू मानी में, रियल मीनिंग में एक डेवलपिंग नेशन बनना है, तो उनको जो है एक रियल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, एक रियल किस्म का, सर सॉरी आप डिसएग्री करेंगे, बट मैं इंडिया के अंदर 72 साल से जो सेकुलरिज्म चल रहा है, मैं इसको सेकुलरिज्म बोलता हूँ। मैं खुद सेकुलर हूँ। मैं ये बात अपने चैनल पे भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे भी बोल चुका हूँ। मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ। लेकिन मैं इंडिया के अंदर जी जो देख स्पार्टकस जी और राम जी, एक मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा। आजाद जी अभी वहाँ कमेंट्स में थे, वो कुछ कहना चाहते थे, तो मैं उन्हें जोड़ने लगा हूँ। हाँ जोड़ लें जोड़ लें। जी प्लीज कुछ प्लीज। कहना चाह रहे जी। आजाद जी स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्ते आजाद जी। नमस्ते। नमस्कार आजाद जी। नमस्ते। जी आप कुछ हाँ, कहना मैं चाह रहे थे? ये आपकी जो जी चैनल पे जो कमेंट्स चल रही है ना, तो मैं ये कह रहा था कि मैं फिर आऊंगा ये कमेंट्स ये स्ट्रीम होने के बाद। मुझे बहुत कुछ कहना है और मैं आते रहूंगा आपके पास। जी हाँ, जी अभी जो बात चल रही है उसमें जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, उनसे एक सवाल होता है कि आपका दस्तूर कौन सा है, यानी आप किस कायदे कानून से चलते हैं।
हम्म। ये आपके पास इंटरव्यू देने के बाद से मेरे ईमेल पे सवाल आ रहे हैं कि आप जब इस्लाम छोड़ चुके हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो कानून कायदे होना, कि आपको आपका जो लॉ है वो कौन सा रहेगा। हम्म। इस पे ये बात समझ में आती है कि जो इंडियन लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी इनके पास वैल्यू है ही नहीं। ये इंडिया में रहते हुए भी अपना एक पर्सनल लॉ रखना चाहते हैं। ठीक बात है। आजाद जी, ये जी सिर्फ इंडियन मुस्लिम का जी प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर हर टाइम जो है इस्लाम भी खतरे में रहता है, खत्म नबूवत भी खतरे में रहती है, और ये सारी चीजें खतरे में रहती हैं। ठीक है यार। हाँ, तो सर ये सिर्फ आपका इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। ये वो, क्योंकि इस्लाम एक एक ऐसी आइडियोलॉजी है, बेसिकली ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, इसको पॉलिटिकली यूज किया गया और आज तक पॉलिटिकली यूज किया गया है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, देखो कोई ऐसी एक चीज तो होनी चाहिए ना आपकी आइडियोलॉजी के अंदर जो सच की बुनियाद पर खड़ी हो, और इस्लाम का सबसे बड़ा सच कुरान है। कुरान कितना बड़ा सच है, किसी भी आपके इंडिया के, सऊदीया के, जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं, मेरे साथ सिर्फ 30 मिनट में प्रूव कर दें कि कुरान जो है वो एक सच्ची किताब है। और एक कुरान की जो आयत है, इन्ना नहनु जिक्र व इन्ना लहु लहाफिजून, कि हम ही जिक्र को नाफिज करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सिर्फ एक आयत को प्रूव कर दे, मैं खुद तो इस्लाम कबूल करूंगा, मैं नीरज जी को भी जो है वो कलमा पढ़वा के इनका नाम नरोज रखूंगा। अंकुर आर्या का भी जो है ना वो नाम चेंज करवाऊंगा, कोराम का भी नाम चेंज करवाऊंगा। जितने मेरे एथियस्ट हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट 1000 बंदों को जो है वो मैं इस्लाम कबूल करवाऊंगा। सारी जिंदगी डिवोट कर दूंगा इस्लाम की जो है वो सच्चाई कबूल करने के लिए। एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है, सिर्फ ये प्रूव कर दे कि कुरान की आयत है इन्ना नहनु जिक्र व इन्ना लहु लहाफिजून, कि हम ही इस जिक्र को नाफिज करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये सारे मुसलमानों के, अरब से लेकर हिंद तक, सब मुसलमानों को, सब उलमा को, सब स्कॉलर्स को चैलेंज है, प्रूव कर दे। और ये ओपन चैलेंज है सबके लिए, सिर्फ आज नहीं है, परमानेंट चैलेंज है। सर सर एक बात और है, क्या इस्लाम इस्लाम ये जो लोग कहते हैं मुसलमान, तो बिना शरीयत को नाफिज करने का मकसद लिए इस्लाम का कोई वजूद है? नीरज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे ऊपर? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं देखिए शरीयत क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुरान क्या है। शरीयत कहाँ से निकली है? शरीयत कुरान से निकली है। कुरान एक इतनी लूली लंगड़ी किताब है कि उसको डिफाइन करने के लिए हमें हदीस को निकालना पड़ा, फिर हमें हदीसों के अलावा फिर हमें तफसीरों को निकालना पड़ा, फिर तफसीरों तक भी जो है वो अब वो नहीं पूरा हो सका। फिर हमें जो लॉज डिफाइन करने पड़े, जिनको शरिया लॉज कहते हैं। शरिया लॉज तो हमारे पास आ गए। उसके बाद हमें ऑर्डिनेंस निकालने पड़े, जिनमें एक हदूद, हदूद उर्दू का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लिमिट। खियास खियास भी बताइए आप। खियास भी आता है ना? नहीं, खियास भी आएगा ना, जूरिस्प्रूडेंस इंडक्शन वो भी आता है। नहीं तो फिर कुरान से तो मैं तो विस्की भी जायज कर सकता हूँ भाई। इंग्लिश में तो मतर का है भाई। हाँ बिल्कुल, मैं बियर और नहीं सर, मैंने किया है वो, मैंने वो किया भी है और पिलाया भी है। एक मोमिन को काफिर बनाया मैं। वाइन जायज नहीं है, वाइन जायज नहीं है, पर वाइन को छोड़ के, क्योंकि ग्रेप से बनी हुई शराब के बारे में है वहां पे, तो जब तक खियास इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर तो विस्की सब चीज जायज है। खैर छोड़िए, आप विपाशना को जा रहे हैं, आपको बिगाड़ना नहीं चाहते। नहीं, मुझे बेशक बिगाड़े। बट मैंने जो है वो आपने तो सिर्फ बियर के बारे में निकाला है, विच इज लिमिट उनकी क्या होती है, 8% मैक्सिमम होती है। मैंने 14% तक जो है वो वाइन के बारे में भी निकाला हुआ है। तो इधर तो बहुत काम खराब हो जाएगा। तो उधर नहीं जाते। बट ये है कि देखिए कुरान इतनी लूली लंगड़ी किताब है,
उसको डिफाइन करने के लिए हदीसें निकालनी पड़ी, उसको डिफाइन करने के लिए हमें जो है तफसीरें निकालनी पड़ी, फिर उसको तफसीरों को डिफाइन करने के लिए हमें ऑर्डिनेंस निकालने पड़े। पाकिस्तान के अंदर 2002 में एक इशू हुआ था वुमेन राइट्स के नाम के ऊपर, क्योंकि 1984 में जब जिया आया था, जियाउल हक आया था, तो उसने इस्लामी कानून नाफिज कर दिए थे जिसमें चोरी की सजा हाथ काटना थी और कोड़े मारना था और ये सब कुछ था। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, बेनजीर भुट्टो ने उनको अबॉलिश कर दिया। फिर आगे चलता रहा सिलसिला, तो उन्होंने सिलसिला चलते चलते मुशर्रफ ने एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल, अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, वुमेन प्रोटेक्शन बिल इन पाकिस्तान, वो 2006 या 7 में वो लेकर आया था। सर मेरा प्रॉब्लम ही यही है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कयामत तक के लिए है, लेकिन रियलिटी में हम ये देखते हैं कि इस्लाम 21st सेंचुरी की मोरालिटी को भी जो है वो कंप्रीहेंड नहीं करता। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है, ये कैसी सच्ची आइडियोलॉजी है आजाद जी? कश्मकश उसका ही है ना सर ये स्पार्टकस भाई। ये आप देखिए, आप अयान हिरसी अली की कभी हेरेटिक पढ़े हैं क्या किताब? आप अयान हिरसी अली की देखिए, बुक नहीं पढ़ी, मैंने हेरेटिक पढ़ी है। हेरेटिक बड़ी अच्छी किताब है उसकी, उसमें काफी ज्यादा इसमें रेफरेंसेस दिया उसने, और वो इस्लाम के रिफॉर्मेशन के बारे में बोल रही थी। पर छोड़िए इस बात को कि वो रिफॉर्मेशन के बारे में क्या बोलना चाह रही है। वो बताती है कि ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो मक्का के टाइप के हैं, मतलब वो जरा पीसफुल वर्सेस को जरा ज्यादा एंडोर्स करते हैं। पर जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं इनको मदीना से आ जाता है इनकी जिंदगी में। तो इस्लामी सोसाइटी का हमेशा कश्मकश होता है। मतलब ये जो नीरज जी बता रहे थे ना, ये क्वेश्चन में, एक मिनट जरा मैं बोल देता हूँ पूरा, कि जो मुसलमान जो सोसाइटी है उसका हमेशा मॉडर्निटी से कश्मकश, उसके हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। इट्स एन एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तो एक बेचारा एक मुसलमान का सिर्फ एक ही हाथ से हाल हो सकता है, या तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा, या बिल्कुल एक बेवकूफ एपोलॉजिस्ट बन जाएगा, या इस्लाम से निकल जाएगा। मॉडरेट मुस्लिम नहीं हो सकता इसमें। इस मामले में मॉडरेट मुस्लिम इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो हो रहा है कि विद गुड इंटेंशन अयान हिरसी अली ट्राइड, बिकॉज ऑन द पेज नंबर 24 इफ यू रीड, शी हैज गिवन 5 पॉइंट्स कि ये चीजें आप अप्लाई करिए और इस्लाम में रिफॉर्म लेके आइए, पर वो हो नहीं सकता। बट इसलिए क्योंकि मैं उसके इंटेंशन को तो डाउट नहीं कर सकता हूँ, शी वॉज सिंसियर इन हर इंटेंशन। पर हुआ ये कि हम सब जो है, हम आप और हम सब जो है, वी आर नाउ फॉलोइंग अयान हिरसी अली। वी आर नाउ ट्राइंग टू बिकम लाइक अयान हिरसी अली एंड कमिंग आउट ऑफ द रिलीजन rather than getting into this conflict, because living with this conflict is a huge toll on your mind। मतलब सच में फिर आपको 50 दिन के या 60 दिन के विपाशना को ही जाना पड़ेगा। तो इतनी स्ट्रेसफुल हो जाता है अगर इस्लाम के, क्योंकि इतने डूज एंड डोंट्स है, इतने डूज एंड डोंट्स है कि आप रह नहीं सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट को समझना हमको जरूरी है। और सोशियोलॉजिकल लेवल में, वो नीरज जी को भी वही बोल रहा था, क्योंकि उनका शुरू में वही सवाल था कि करना क्या चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट से जो मुसलमान गुजर रहे हैं, और खास तौर से यंग मुस्लिम्स जो गुजर रहे हैं, देखिए हर लड़की को ख्वाहिश है यार कपड़े अच्छे पहनने की, इसके ऊपर डाल देते हैं बुरखा। हर बच्चे को डांस करने का है, हर बच्चे को ओकेजनली रेड वाइन पीना है, डेट पे जाना है। एक मिनट जरा मैं अभी कर देता हूँ में, हर बच्चे की दिल में ख्वाहिश है। इस कमेंट को हाईलाइट रखिए। हाँ जी, इसे तो दिल में जो, तो इस्लाम ये हर चीज रोक देता है। अब देखिए, आप इसकी तुलना करिए हिंदू धर्म से। अगर आप हिंदू धर्म से तुलना करेंगे तो कोई आपको ये नहीं बोलता कि शराब पियो या नहीं पियो। मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस कर सकता हूँ कि स्पार्टकस भाई, आप जो है विपाशना कर रहे हैं, इसके लिए शराब ठीक नहीं है। आप शराब नहीं पीना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो। कोई आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। आपको कोई ये नहीं बोलेगा नॉनवेज खाओ या नहीं खाओ। आपको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि जो है, आप जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये काम मत करिए। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस, नॉनवेज मत खाइए। हमारी बातों को जो है ना, यहाँ पर लोग मैनिपुलेट करके कुछ और मीनिंग्स निकाल के कुछ और जो है वो बातों की तरफ ले जाते हैं। तो प्लीज स्पार्टिकस को ये प्रूव मत कीजिए कि स्पार्टिकस जो है वो कोई ड्रंकर्ड बास्टर्ड है। नहीं सर, नहीं, ये आपके ऊपर नहीं है। नहीं सर, ये है ही नहीं है। मुझे आपके बारे में क्या पता।
मुझे आपके बारे में क्या पता, मैं कैसे बोल सकता हूँ आपके, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप ये, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई बंदा XYZ बंदा है, अगर वो ही वांट्स टू प्रैक्टिस सो एंड सो थिंग, ही कैन नॉट टेक लिकर एंड नॉन वेज। ये सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस्लाम में जो यंगस्टर्स होते हैं उनके हर चीज हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, नीरज जी, तो कैन इससे यू बहुत बड़े प्लीज, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। सिर्फ नीरज मैं जी, ये देता लास्ट हूँ कमेंट जो था, जी। आप अपना कर लीजिएगा, इसको हाँ, वो हाईलाइट उनका कीजिएगा, था कि लास्ट कमेंट को मैं उसके हाँ, ऊपर बोलना है मुझे, जी, वो अगर आपकी कमेंट इजाजत होगी तो। सरस्वती दासी जी का कमेंट था कि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक वर्ल्ड पीस नहीं आ सकता। इट वाज समथिंग लाइक दैट। ये अगर आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो प्लीज आपकी हाँ, मैं देख लेता हूँ, लेकिन अभी एक और आ गया वो स्पेसिफिकली आपके लिए, पहले ये देखिए आप। Ask Spartacus if he is now a blind follower of Pakistan, is supporting the freedom of Balochistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. दोनों बातों का सरस्वती दासी डॉक्टर फौजिया रऊफ जी, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी। मैं आपकी अपनी एथियस्ट कम्युनिटी में से अगर किसी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं तो वो आपकी करता हूं, और मैं ये लाइव बैठ के बोल रहा हूं। आपके दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर करता हूं। पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप ये क्वेश्चन प्लीज हाईलाइट रखिएगा, इसको रिमूव मत कीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन था इस्लाम से रिलेटेड। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बैक चले जाते हैं, मैं आपको ज्यादा बैक नहीं लेके जाता, सिर्फ 600 इयर्स अगो ले जाता हूँ। हेनरी द एथ, ड्यूरिंग हेनरी द एथ के टाइम पर हेनरी के प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हेनरी के पास एयर नहीं था। उसकी एक स्पेनिश प्रिंसेस के साथ शादी हुई थी, लेकिन बेटा नहीं था। अब उसको क्या था, अब जाहिर सी बात है कि बेटा होगा तो आगे नस्ल चलेगी, बादशाहत चलेगी। तो उसने क्या सोचा कि यार मुझे जो है वो शादी करनी है, और मुझे जो है वो अपना एयर पैदा करना है, ये करना है, वो करना है, तो कोई रास्ता निकालो। अपनी कौंसल के साथ उसने राब्ता किया, उसने कहा कि भाई कोई रास्ता नहीं है। पॉप ने मना कर दिया। तो उसका एक एडवाइजर था जिसका नाम था क्रोमवेल, जो मेरे ख्याल में जॉर्ज क्रोमवेल था। तो क्रोमवेल ने एक रास्ता निकाला। अब क्रोमवेल ने जो रास्ता निकाला उसको फॉलो करते हुए उसने अपनी जो मैरिज थी उसको नल एंड वाइड तो करार दे दिया, साथ में शादी भी कर ली, और शादी करने के बाद जो है वो बेटा भी पैदा कर दिया। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि वो बेटा पैदा होने के कुछ साल बाद मर गया। आज भी देखें, इस वक्त भी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो वेटिकन के अंडर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी रीजंस जो है वो हेनरी एट से जाकर मिलती है, क्योंकि उसने ये सारा काम किया था। मजहब कोई भी हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, पर्टिकुलरली दीज अब्राहमिक रिलीजन्स, वो पॉलिटिकल टूल्स रहे हैं, और वो पॉलिटिकली यूज हुए हैं पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए। उसके बाद उसकी बेटी होती है, जो उसकी क्रिश्चियन जो स्पेनिश जो उसकी शादी थी उसमें से एक बेटी थी, उसका नाम था मैरी। चूंकि जाहिर सी बात है कि क्रोमवेल ने जो है वो प्रोटेस्टेंट्स को ऊपर लेकर आया था, और जो मैरी थी, सर सर मुझे पता है कि ये बात बहुत बोरिंग लग रही होगी, बट मुझे 1 मिनट में सम अप करने दीजिएगा, क्योंकि दासी दीजिएगा क्वेश्चन जो था वो बड़ा ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन था, और ब्रॉड ही आंसर होना चाहिए इस चीज का। मैरी जो थी वो स्पेनिश प्रिंसेस की बेटी थी, बट बहुत ही हाई डाई हार्ड किस्म की कैथोलिक थी। जब वो रेन में आई तो उसने को मेजॉरिटी ऑफ जो थे लोग उसने जिंदा जलवा दिए, जिंदा जलवा दिए। तारीख में हेनरी दी एट की बेटी जो है मैरी, उसका नाम ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। गूगल पे सर्च कर लिए ब्लडी मैरी, आपको नजर आ जाएगा। ये क्रिश्चियनिटी थी आज से सिर्फ 600 साल पहले। लेकिन उस वक्त कोई ख्याल नहीं कर सकता था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो टूथलेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ 600 साल बाद आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई असर नहीं है, कोई वजूद नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रिंटिंग प्रेस आई
जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो प्रिंटिंग प्रेस ने वो दांत निकाले क्रिश्चियनिटी के जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जो सोशल मीडिया कर रहा है इस्लाम के साथ, वो वही कर रहा है जो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के साथ किए थे। सिर्फ 2 साल पहले पाकिस्तान से सिर्फ 2 एक्टिविस्ट थे यूट्यूब के ऊपर जो इस्लाम के अगेंस्ट बोलते थे। एक स्पार्टकस था और एक हारिस सुल्तान था। आज हमारे पास सरस्वती दासी जी, आप जैसे लोग हैं, नीरज अत्री जैसे लोग हैं, जिनको हम, वो बेशक है 2 साल से पहले से कर रहे होंगे, लेकिन हमने उनको एक कंबाइन किया है, ज्वाइंट किया है। पाकिस्तान से मेरे पास एटलीस्ट इस वक्त कोई 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो यंग एज में है, 20-22 साल के एज में है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक 20 साल का बच्चा है, वो कहता है कि स्पार्टकस भैया, आपको पता है कि इस्लाम में जो है वो अपोस्टेट की सजाए मौत क्यों है, उसको क्यों मारते हैं? मैंने कहा बेटा चलो बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है। कहता है सजाए मौत इसलिए है कि कहीं वो इस्लाम के पोल ना खोल दे, इस्लाम की हकीकत ना बता दे, इसलिए उसको मार देते।